नमस्कार। आज हम एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की, खासतौर पर यहाँ के जो शानदार झरने हैं, जलप्रपात हैं और जो शांत झीलें हैं उनके बारे में। हाँ जी। हमारे पास एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई जानकारी है जिसमें इन सभी भौगोलिक अजूबों का काफी बारीकी से वर्णन है। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर इन जगहों को, इन जल निकायों को थोड़ा और समझें। कहाँ है ये, कौन सी नदियों से जुड़ी हैं, क्या खासियतें हैं इनके। हाँ, और कुछ रोचक बातें अगर हों। एक तरह से सफर है ये मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे झरने से लेकर झीलों की राजधानी तक। बिल्कुल, काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ सबसे प्रभावशाली जलप्रपातों से, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ। तो सबसे पहले जिक्र है बहूटी जलप्रपात का। जानकारी के हिसाब से ये अब मऊगंज जिले में है, पहले रीवा में था शायद। हाँ बिल्कुल, नया जिला बना है मऊगंज, तो अब ये उसमें आता है। अच्छा, और नदी का नाम ओदा या सेला बताया गया है, ऊंचाई करीब 198 मीटर। हाँ, 198 मीटर, और यही इसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। ये आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण है। 198 मीटर वाकई काफी ऊंचा है। हाँ, और ये भी कि ये ओदा या सेलर जैसी शायद थोड़ी कम सुनी हुई नदी पर है, फिर भी प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। इसके बाद स्रोत हमें ले जाता है रीवा जिले में ही चचाई जलप्रपात। चचाई, हाँ। ये बीहड़ नदी पर है और ऊंचाई 130 मीटर बताई गई है, तो ये दूसरा सबसे ऊंचा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, बहूटी के बाद यही है, 130 मीटर। और रीवा में ही एक और नाम है केवटी। केवटी, ये महान नदी पर है, और महान नदी जो है वो तमस की सहायक नदी है। अच्छा, तमस की सहायक। हाँ, और इसके बारे में एक खास बात स्रोत में बताई गई है कि यहाँ मकर संक्रांति पर मेला लगता है। ओहो, मेला! ये तो सांस्कृतिक महत्व भी जोड़ देता है। बिल्कुल, प्राकृतिक स्थल और स्थानीय परंपराएं अक्सर ऐसे ही जुड़ी होती हैं। सही कहा। अच्छा, अब एक ऐसे झरने की बात है जो है तो चंबल नदी पर, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं। चूलिया जलप्रपात। हाँ, चूलिया, ये राजस्थान में है, भैंसरोडगढ़ के पास, और चंबल नदी पर है। इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चंबल नदी क्योंकि मध्य प्रदेश से बहुत गहराई से जुड़ी है, शायद इसीलिए इसका जिक्र यहाँ जरूरी समझा गया होगा। हाँ बिल्कुल, चंबल का तो एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में ही बहता है, तो प्रासंगिक तो है ही। इसी तरह देखिए, चित्रकूट का भी जिक्र है। चित्रकूट, हाँ, वो तो छत्तीसगढ़ में है। हाँ, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर। ऊंचाई भले ही सिर्फ 29 मीटर हो, लेकिन इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा, ये नाम क्यों पड़ा? इसकी चौड़ाई और जो पानी का वॉल्यूम है उसकी वजह से। भव्यता में ये नियाग्रा जैसा दिखता है, ऊंचाई में नहीं। समझ गई। अच्छा, वापस मध्य प्रदेश आते हैं। नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा का जिक्र है, खरगोन जिले में, महेश्वर के पास। ऊंचाई सिर्फ 8 मीटर। हाँ, सहस्त्रधारा छोटी ऊंचाई है, लेकिन नर्मदा पर ही आगे जबलपुर के पास भेड़ाघाट में धुआंधार। बिल्कुल धुआंधार, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। ऊंचाई करीब 18 मीटर है, पर यह अपनी ऊंचाई से ज्यादा उन सफेद संगमरमर की चट्टानों के लिए मशहूर है। हाँ, वो नजारा तो वाकई अद्भुत है, जैसे पानी धुएं की तरह गिरता है। एकदम, इसीलिए नाम धुआंधार पड़ा। अच्छा, नर्मदा जहाँ से निकलती है, अमरकंटक, वहां भी तो कुछ झरने हैं। स्रोत में कपिलधारा का नाम है। हाँ, कपिलधारा, ये अनूपपुर जिले में, नर्मदा के उद्गम के बिल्कुल पास ही है। और स्रोत एक पैटर्न बताता है कि जिन झरनों के नाम में धारा आता है, जैसे लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, हाँ, वो सब अमरकंटक के पास ही है, सहस्त्र धारा को छोड़कर। ये एक याद रखने के लिए अच्छी टिप है, शायद स्थानीय नामकरण ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, अब नदी बदलते हैं। छतरपुर जिले में रणेह जलप्रपात। रणेह फॉल्स, हाँ, ये केन और खद्दर नदियों के पास बनता है। और इसके लिए निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो बताया गया। पर्यटक खजुराहो आते हैं, उनके लिए एक तरह से साइड ट्रिप हो सकती है। सही। अब इंदौर की तरफ चलें तो पाताल पानी का जिक्र है। पाताल पानी, हाँ, ये पिकनिक स्पॉट के तौर पर काफी मशहूर है। स्रोत कहता है ये चोरल नदी के समीप है, उस पर नहीं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार झरने मुख्य नदी पर न होकर पास की किसी धारा पर होते हैं। और यहाँ टंटिया भील का समाधि स्थल भी है। बिल्कुल, तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी जुड़ जाता है। अच्छा, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी, वहाँ जमुना जलप्रपात है, जिसे बी फॉल्स भी कहते हैं। बी फॉल्स, हाँ, और रोचक बात यह है कि इसी झरने से पचमढ़ी शहर को पीने का पानी सप्लाई होता है। अच्छा,
ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ फिर। हाँ जी। और पचमढ़ी में ही एक और है, अप्सरा जलप्रपात, उपनाम परी फॉल्स। परी फॉल्स, हाँ, तो बी फॉल्स और परी फॉल्स ये दोनों पचमढ़ी की शान है। बिल्कुल। अब थोड़ा सागर जिले की ओर, भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। हाँ, राहतगढ़। ये सागर जिले के राहतगढ़ कस्बे के पास है, बीना नदी पर। और बीना नदी जो है वो बेतवा की सहायक है, तो ये बेतवा नदी तंत्र का हिस्सा हुआ। अच्छा, ये नदियों का कनेक्शन समझना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक और नाम है अमरगढ़ जलप्रपात, सीहोर जिले में, भोपाल के पास ही हुआ ये तो। हाँ, ज्यादा दूर नहीं। इसकी ऊंचाई 150 फीट बताई गई है, मीटर नहीं, फीट। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। 150 फीट मतलब लगभग 45-46 मीटर। हाँ, ठीक ठाक ऊंचा है। इसे बारिश के मौसम में पिकनिक स्पॉट बताया गया है। तो ये तो कुछ बड़े नाम हुए। हाँ। इनके अलावा भी स्रोत में कई और झरनों के नाम हैं, मतलब एक लिस्ट सी है। हाँ, जैसे रीवा में ही पूर्वा तमस पर, पियावन बीहड़ पर, बेलोही गौरमा पर, हाँ, पन्ना में केन नदी पर गाथा और पांडव फॉल्स, हाँ सुना है। अमरकंटक में वो धारा वाले लक्ष्मण, दुग्ध, शंभू। इंदौर के पास चंबल पर झाड़ीदा, शीतला माता। बालाघाट में वैनगंगा के पास गंगुलपारा। शिवपुरी में पार्वती नदी पर सुल्तानगढ़। टीकमगढ़ में जमदार नदी पर ऊषा। और नर्मदा पर ही, लेकिन गुजरात में जरवानी और खंडवा में दर्दी। अरे वाह, ये तो काफी लंबी सूची है। मतलब मध्य प्रदेश सच में जल प्रपातों के मामले में बहुत धनी है। बिल्कुल। नर्मदा, चंबल, केन, बीहड़ और कितनी ही सहायक नदियां हैं जो ये सब बनाती हैं। तो ये तो हुई झरनों की बात, जो मतलब एकदम गतिशील, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हाँ। अब थोड़ा शांत पानी की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की झीलें और तालाब, स्रोत में इनका भी काफी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं भोपाल की शान भोजताल से। भोजताल, हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कह सकते हैं इसे। स्रोत बताता है कि राजा भोज ने बनवाई थी 11वीं सदी में, कोलांस नदी पर बांध बनाकर। मिट्टी का बांध, हाँ। और इसका जो ओवरफ्लो है वो कालियासोत नदी में जाता है। और 2011 तक इसे बड़ा तालाब या अपर लेक कहते थे, फिर नाम बदला। हाँ, राजा भोज के सम्मान में भोजताल कर दिया। बीच में उनकी मूर्ति भी लगी है बड़ी सी। लेकिन भोजताल की सबसे बड़ी खासियत, जिसका जिक्र जरूरी है, वो है इसका रामसर स्थल होना। 2002 में से ये दर्जा मिला था। रामसर स्थल, हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। रामसर कन्वेंशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि, और भोजताल का इसमें शामिल होना बताता है कि ये पारिस्थितिकी के लिहाज से कितना अहम है। भले ही मानव निर्मित है, पर पक्षियों, जलीय जीवन सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट्स में से एक थी ये, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब सागर चलते हैं। वहाँ लाख बंजारा झील का नाम है। लाख बंजारा, इसे सागर झील भी कह देते हैं, शहर के नाम पर ही। पन्ना जिले में 2 तालाबों का जिक्र है, लोकपाल सागर और धर्म सागर। हाँ, लोकपाल सागर तो राजा लोकपाल सिंह ने बनवाया था, और स्रोत कहता है कि इससे 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होती है। ओहो, तो कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत। और दूसरा धर्मसागर, वो सूफी संत मदार शाह की याद में बना बताया जाता है, तो उसका एक सांस्कृतिक पहलू है। इतिहास की बात करें तो टीकमगढ़ में ग्वाल सागर चंदेल राजा मदन वर्मन ने बनवाया। हाँ, और धार जिले में मांडू में मुंज सागर परमार राजा वाकपति मुंज ने बनवाया था। मांडू वैसे भी अपनी झीलों के लिए जाना जाता है। सही। अब आते हैं जबलपुर। यहाँ हनुमान ताल का जिक्र है, और ये भी कि पुराने जबलपुर में 52 तालाब और 84 तलैया हुआ करते थे। हाँ, ये बात मशहूर है। गोंड शासकों ने बनवाए थे ज्यादातर। हनुमान ताल उन्हीं में से एक है जो आज भी है। सोचिए उस जमाने का वाटर मैनेजमेंट। कमाल है। अच्छा, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क के पास है सांख्य सागर झील। सांख्य सागर, हाँ, इसे 1918 में मनिहार नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था। और इसके साथ ही माधव सागर, जाधव सागर का भी जिक्र है वहीं। और सांख्य सागर भी अब रामसर स्थल है। हाँ, हाल ही में बना है। ये पार्क के वन्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है नामों में। कैसा कंफ्यूजन? एक है रानी तालाब, जो रीवा में है, जिसके पास काली जी का मंदिर है। हाँ। और एक है रानी ताल, जो जबलपुर के उन 52 तालों में से एक है। अच्छा, तालाब रीवा में, ताल जबलपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ। रीवा में ही एक और तालाब है, गोविंदगढ़ तालाब। महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने बनवाया था, और गोविंदगढ़ रीवा की समर कैपिटल भी थी। हाँ, ये भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
अब वापस जबलपुर चलें तो हाँ, संग्राम सागर। नाम से ही लग रहा है। हाँ। गोंड शासक संग्राम शाह ने बनवाया था 15वीं सदी में। ये भी जबलपुर की एक पहचान है। एक और बड़ा प्यारा नाम है, चिड़ीखो झील, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में। चिड़ीखो, और इसे मालवाए कश्मीर कहते हैं। मालवाए कश्मीर, वाह। ये उपनाम ही काफी कुछ कह देता है इसकी खूबसूरती के बारे में। सही बात है। अच्छा, स्रोत 2 शहरों को खास तौर पर झीलों से जोड़ता है। जबलपुर को 52 ताल का शहर, हाँ, जहाँ रानी ताल, हनुमान ताल, संग्राम सागर जैसे कई हैं। और भोपाल को झीलों की राजधानी। बिल्कुल। अपर लेक यानी भोजताल, लोअर लेक, शाहपुरा झील, मोतिया तालाब, कितने ही हैं वहाँ। शहर की पहचान ही झीलों से है। और अंत में कुछ और नाम हैं, खासकर रामसर साइट्स के लिहाज से। इंदौर में सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। हाँ, ये दोनों भी रामसर सूची में है। मांडू में मुंज सागर के अलावा कापुर सागर का भी नाम आता है। शिवपुरी का सांख्य सागर तो हमने बात करी ली। तो मध्य प्रदेश में अब कई रामसर स्थल हो गए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये जरूरी है। तो हमने इस चर्चा में मतलब स्रोत के आधार पर मध्य प्रदेश के कुछ खास झरनों और झीलों की एक तरह से यात्रा की। हाँ, जो नई रामसर साइट्स हैं, जैसे सांख्य सागर, सिरपुर, यशवंत सागर, इनके महत्व को समझा। बिल्कुल सही। और ये जानकारी साफ करती है कि ये पानी के स्रोत सिर्फ मतलब देखने में सुंदर नहीं है। ये राज्य के भूगोल, उसकी पारिस्थितिकी, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के लिए जीवन रेखा जैसे हैं। हाँ। इनका जो ऐतिहासिक महत्व है, गोंड राजाओं, परमार राजाओं, चंदेर राजाओं द्वारा बनवाए गए तालाब, वो इन्हें और भी खास बना देता है। और सिंचाई, पीने का पानी, जैव विविधता, इन सब में इनका योगदान तो है ही। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, जब हम इन जगहों के नाम सुनते हैं, जैसे अप्सरा फॉल्स, परी फॉल्स, हनुमान ताल, संग्राम सागर, या पाताल पानी जहां टंट्या भील की समाधि है, या धर्म सागर जो सूफी संत की याद में है, तो क्या ये सिर्फ नक्शे पर कुछ बिंदु हैं, या ये जगहें अपने आप में कितना इतिहास, कितनी लोक कथाएं, कितनी अनकही कहानियां समेटे होंगी, है ना? इन नामों के पीछे क्या है, ये सोचना भी एक अलग ही खोज हो सकती है। बहुत खूब कहा। ये नाम अपने आप में कहानियां कहते हैं।